धामुपुर नामक गांव में सावित्री अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति बेला और बेटा रोहित, बेटी प्रीति है। सावित्री और बेला दोनों बहुत गरीब थे। वह दोनों खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। यह दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए खेतों में काम करते हैं। बेला बोलता है, मुझे लगता है अब प्रीति की पढ़ाई को रोकना पड़ेगा। अब दोनों को कॉलेज जाने का समय आ गया है। पूरे गांव में किसी के भी बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं। सिर्फ हमने ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है। अब बीच में पढ़ाई को रोकना ठीक नहीं है। बेला बोलता है पत्नी से, तुम्हें लगता है मैं अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता हूँ? अरे ऐसा नहीं है भाई, मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे पढ़े लिखे हों और बड़े आदमी बने, लेकिन मजबूरी के सामने बच्चों की पढ़ाई लिखाई हार रही है। हमारी मजबूरी के लिए प्रीति को ही क्यों झेलना है? बेला बोलता है, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। रोहित को पढ़ाते हैं, प्रीति की शादी कर देते हैं और क्या। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। बेला अपनी बेटी को भी आगे पढ़ाना चाहता था, लेकिन बेला ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसकी गरीबी उसे रोक रही थी। गांव का सोनार घनश्याम अपनी दुकान पर बैठा था। तभी रोहित अपने दोस्त अंकित के साथ आया। घनश्याम बोलता है, आओ आओ, घनश्याम तुम्हारी सेवा में बैठा है। तुम छोटे हो, अभी से क्या खरीदने आए हो? चाचा, खरीदने नहीं बल्कि बेचने आए हैं। घनश्याम मन में सोचने लगता है, दो मुर्गे मेरे जाल में फंसने आए हैं। वाह वाह, मजा आएगा। घनश्याम इसलिए तो यहाँ बैठा है ताकि ऐसे मुर्गे काट सकूं। हाँ हाँ, क्या हुआ चाचा, आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अरे मैं बेचने से ज्यादा खरीदने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खरीदता हूँ। बताओ क्या लाए हो? रोहित सोने का चैन दिखाता है। मैं इसे बेचने लाया हूँ। चैन? अरे कहाँ से लाए हो? आप सवाल बहुत पूछ रहे हैं। जल्दी से इसके पैसे मेरे को दे दो। यह मेरी माँ ने दिया है। ठीक है? सोनार कहता है, मैं अभी इसे तौल नहीं सकता। ऐसा करते हैं, किसी पास के कांटे पर चलते हैं, वहां इसके वजन पता चल जाएगा। मैं तुमको पैसे दे दूंगा, ठीक है? आप कुछ भी करो, लेकिन जल्दी करो। माँ के लिए दवाई लेनी है और एक साड़ी भी खरीदनी है। फिर सोनार कहता है, रुको भैया, कोई लोहा बेचने नहीं आए हो तुम, यहाँ सोना बेच रहे हो। तनिक समय तो लगेगा ना। तनिक गलती तौल गया तो कहते फिरोगे मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, या तुमने बेईमानी कर ली। घनश्याम उन दोनों को लेकर भारी सामान तौलने वाले कांटे के पास लेकर गया। मैं अब इसको तौल देता हूँ। घनश्याम ने चैन को एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में कुछ भी नहीं था। फिर भी दोनों पलड़े बराबर हो गए। घनश्याम ने अजीब सा मुंह बना लिया। बोला, क्या हुआ चाचा? ये सोने की चैन नहीं है। आप ध्यान से देखिए, यह सोने की ही है। इसके अंदर अब कोई वजन नहीं बचा है। इसका अर्थ है कि अब यह समाप्त हो गई है। सोना भी समाप्त होता है? हाँ, जो भी चीज बनी है वह तो खत्म होता ही है। लेकिन तुम अपना दिल छोटा मत करो। मैं तुम्हें 100 रुपये दे देता हूँ। वैसे ही यह मेरे कोई काम के नहीं है। हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, कभी नहीं पढ़े कि सोने भी कभी खत्म होते हैं। तुम किताबें पढ़ते हो, लेकिन यह हमारा खानदानी काम है, इसलिए हम सोने के साथ जिंदगी को भी पढ़ा है। तुमको अपने अनुभव से बता रहा हूँ।
फिर सोनार अपनी लालची नजरों से देखने लगता है और मन में सोचने लगता है कि इसका मतलब मेरे पास से सीधे पड़ गए। बेचारे मेरे काबू में आ ही गए। घनश्याम ने 25,000 का माल 100 रुपया में ही खरीद लिया। रोहित और अंकित दोनों दुखी मन से घर चले गए, लेकिन रोहित इस बारे में ज्यादा सोच रहा था। पिताजी जो चैन सुनार को बेचने के लिए दी थी, उसका तो सोना खत्म हो गया है। सुनार ने उसके 100 रुपये दिए हैं। क्या वो घनश्याम बेईमान पूरी सोने की चैन ठग लिया? इससे सारे गांव वाले परेशान हैं। चलिए पिताजी, पुलिस को बुलाते हैं, उन्हें सब बता देंगे। नहीं बेटा, इससे पहले कई लोगों ने शिकायत की, बिना सबूत के कोई फायदा नहीं। वो बेईमान घनश्याम बच निकलता है। रोहित सोचने लगता है, उसको कभी न कभी तो सबक जरूर सिखाऊंगा। अगले दिन रोहित के पिताजी ने उसे कहा, रोहित, आज तुम्हारा दाखिला शहर के किसी कॉलेज में करा देता हूँ। पापा, लेकिन इतना पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने घनश्याम के पास गिरवी रख दिए हैं। जब तुम पढ़ाई कर लोगे या हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तब हम वापस लाकर प्रीति की शादी करा देंगे। लेकिन पापा, वह बेईमान है। माँ के गहने। बेटा, कोई और चारा नहीं था। बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान देना, इसके अलावा तुमको कुछ भी नहीं सोचना है। ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रीति को कॉलेज ना सही तो घर पर कम से कम पढ़ने दीजिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। रोहित शहर में पढ़ने चला गया। उसने प्रीति का प्राइवेट दाखिला करा दिया। जब भी रोहित घर आता, प्रीति के लिए किताबें और पत्रिकाएं लेकर आता। प्रीति की भी तैयारी अच्छी चल रही थी। कुछ साल बाद बेला और सावित्री दोनों खेत में काम कर रहे थे। बेला बोलता है, हमारे पास कुछ पैसे आ गए हैं। घनश्याम से अपने गहने छुड़वा लेना चाहिए। हाँ, हम आज ही घनश्याम के पास चलते हैं। हाँ, कुछ दिनों में प्रीति की शादी है। घनश्याम बेईमान आदमी है। उसकी बेईमानी के किस्से हर तरफ मशहूर हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं हमारे गहने बदल करके नकली ना दे दे। लेकिन गांव के बहुत लोगों के साथ वैसा कर चुका है। तुम बेवजह ही इतना परेशान हो रही हो। वह हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। दोनों पति पत्नी अपना सारा काम खत्म करके घनश्याम के पास गए। आइए आइए, बताओ आज क्या बेचने आए हो? घनश्याम, तुम्हारे यहाँ मैं अपनी पत्नी का गहने गिरवी रखे थे, मैं वहीं लेने आया हूँ। घनश्याम सोचने लगता है, ऐसा तो पहली बार हुआ है, कोई अपना सामान लेने आया है। क्या हुआ, आप भूल गए? मैं बेला हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन मुझे गहने नहीं याद है कि तुम कौन कौन से गहने गिरवी रखे थे। तुम गहने दिखा दो, मैं अपनी गहने पहचान लूंगी। मेरे पास गहने नहीं है, मैं ऐसे कैसे किसी और के गहने तुम्हें दे सकता हूँ? हाँ, इतने वर्षों में बहुत ज्यादा ब्याज हो गया होगा, तुम चुका नहीं पाओगे। चलो जाओ यहाँ से। घनश्याम, तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं एक गरीब पिता हूँ। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरे गहने वापस कर दो। हाँ, चलो जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई गहने नहीं है, एक बार कह दिया, समझ नहीं आता क्या? मैं गरीब बाप हूँ, मेरी बेटी की शादी करनी है। हाँ, जाओ जाओ, मेरी बेटी की भी शादी है। सावित्री और बेला को घनश्याम ने बिना गहने दिए हुए ही भगा दिया। पूरा गांव घनश्याम से परेशान था। उसने सभी लोगों के साथ धोखा किया था। बेला और सावित्री एक मंदिर में बैठकर रोते हैं। रोते हुए बेला बोलता है, हम बिटिया की शादी कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
इस बेईमान सेठ को हम गरीबों को लूटकर क्या सुकून मिलता है। आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक करेंगे। हमारा सही समय भी आएगा, इस सेठ को सबक भी मिलेगा। घनश्याम अपनी बेटी का विवाह से एक दिन पहले सभी गांव वालों को दावत पर बुलाता है। सभी लोग अमीरों की शादी देखने और अच्छा खाना खाने जाते हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी वहां 3 गाड़ियां आकर रुकी। सभी हैरान हो गए। घनश्याम बोला, कौन आया है, कौन है? सामने पुलिस वाले और अधिकारी भी थे, जिसमें रोहित भी था। अरे रोहित बेटा, तुम इतने सारे पुलिस के साथ क्यों आए हो? तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि पुलिस वाले तुमको पकड़ रहे हैं? घनश्याम, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मुझे साहब करके बोल। मैं एक आय विभाग अधिकारी हूँ। तुमने मेरे बाप के साथ न जाने कितने को ठगा है। मैं आज तेरा हिसाब करने आया हूँ। देखिए साहब, मेरी बेटी की शादी है, अभी ऐसा मत कीजिए। मैं तुमसे कोई निजी दुश्मनी नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कानून के बारे में बात कर रहा हूँ। आज तुम्हारे काले चिट्ठे का हिसाब होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारा पैर पकड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सभी का धन वापस कर दूंगा। कोई उसका बात नहीं सुनता। सभी टीम के सदस्यों ने घनश्याम के घर और दुकान पर छापा मारा, जिसमें बहुत सारा अवैध धन पाया गया। गांव वालों का धन उन्हें लौटा दिया गया। रोहित ने घनश्याम की बेटी की शादी करवाई, फिर अपनी बहन की भी शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी। घनश्याम को सबक मिल चुका था। ऐसा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं, वैसा ही हमें मिलता है। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात है। कलम की ताकत से अन्याय को हराया जा सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।